अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। जनूबी एशिया में भारत तन्हाई का शिकार, चाबहार रेलवे मंसूबे से भारत का इनहला, भारतीय साजिशें नाकाम, पाकिस्तान के लिए इम्कानात और खदशात, पाकिस्तान, ईरान, चीन और ख़ित्ते की बदलती हुई सियासी सूरत हाल, चीन भारत सरहदी तसादम और तेहरान बीजिंग स्ट्रेटेजिक मायदे, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। खित्ते में अमन व खुशहाली के लिए मिलकर काम करना बेहद अहम होगा। चीन हाउसिंग स्कीम के लिए 10 करोड़ डॉलर देने को तैयार। पिछले 10 दिनों में 40 लाख डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आई। कर्ज से ज़्यादा सरमायाकारी पर जोर दे रहे हैं आसिम सलीम बाजवा साहब। सी पैक मनसूबा सिविल और अस्करी क़यादत पुरज़्म। कलभूषण के मामले पर आलमी अदालत के फैसले पर अमल के लिए पुरज़्म हैं तर्जमान दफ्तर खारजा। पंपियो का भारत को चीन पर इंहिसार कम करने पर जोर दिया है। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है और सी पैक जो कि गेम चेंजर मनसूबा है उसके हवाले से बात होगी। पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में अदनान अली फ़ारूकी साहब मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल अमूर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और ख़ुद वो आईआर पढ़ाते भी हैं और एक खित्ते की जो बदलती हुई सूरत हाल है उस पर इनके तजज़िये और इनके तबसरे बड़े ही जानदार होते हैं। खुश आमदीद प्रोग्राम में। उनके साथ फ़ारूक डाडी साहब तशरीफ़ रखते हैं। वो भी ख़ुद आईआर के स्टूडेंट रहे और इंटरनेशनली बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंसिस में उन्होंने हिस्सा लिया और ख़ास तौर पे अगर हम थिंक टैंक्स की बात करें तो उसमें उन्होंने उनका इनपुट पाकिस्तान के लिए काबिल ज़िक्र है। आपको भी खुश आमदीद। आज का प्रोग्राम और ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत अपनी भरपूर कोशिशें कर रहा था आलमी सतह पे तनहा करने के लिए, आज वही भारत ख़ुद तन्हाई का शिकार हो गया है। इस पे बात करेंगे। अदनान अली फ़ारूकी साहब, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान वो जो इंटरनेशनली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा था भारत, तो आज वो ख़ुद तन्हाई का शिकार हो गया है, चीन ने उससे आंखें फेर ली हैं और ख़ास तौर पे अगर हम लद्दाख में देखें तो उसको बड़ी बदतरीन शिकस्त हुई है। क्या कहेंगे इस पर? बेसिकली इसके कुछ थोड़े से पस मंज़र में जाना पड़ेगा। चाइना और इंडिया दोनों एस्पिरेशंस रखते हैं कि वो नेक्स्ट राइजिंग पावर्स हैं, और ऑब्वियसली इंडिया को पूरी हिमायत और बैकिंग हासिल है ख़ित्ते के बहुत अहम मुल्कों की। फॉर एग्जांपल उसने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म की हुई है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ। ये ऑल दिस डजंट सिट वेल। रशिया को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि बेसिकली कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया जो है वो रशिया के साथ अलाइंड था, एंड ऑल ऑफ सडन 1992 वी सी के इंडिया ने अपनी पूरी की पूरी टिल्टेज यूएस के पास कर दी। तो बुनियादी तौर पे इंडिया ने जितनी भी स्ट्रेटिजिक और ट्रेड के हवाले से अमेरिका के साथ और ख़ित्ते में दीगर ममालिक के साथ करने की कोशिश की, इंडिया ने हमेशा मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर इंटरवेंशन की है। साइलेंट तौर पे, चाहे आप टामिल टाइगर्स को देख लें, चाहे पाकिस्तान के BLATTP को देख लें, चाहे आप नेपाल में देख लें, और इसी तरह ईरान के साथ भी वो बहुत ही डिसेप्टिव गेम खेलता रहा है। जिसकी वजह से जाहिर सी बात है इन द लास्ट डेकेड और सो ईरान इंडिया के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स फॉर्म करना चाह रहा था वो सारी फेल हो गई हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं ईरान में, अफगानिस्तान में, 6 लेन हाईवे। एक ट्राई का था, मैं फारूक डाडी साहब आपकी तरफ आऊँगा। एक ट्राई का बन गया था ईरान, भारत और अफ़गानिस्तान। चूँकि अफ़गानिस्तान हमारा सबसे लंबी बड़ी सरहद जो है वो अफ़गानिस्तान से मिलती है, तो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें बड़ा खौफ था इससे। कितना अहम और कितना इम्पोर्टेंट है ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त जब चाइना, पाकिस्तान और ईरान अब ईरान गैस पाइपलाइन के बाद दोबारा से इकट्ठे होने जा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की ओवरऑल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी पे कितना इम्पैक्ट डालेगा? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये हमें बहुत सारी तकालीफ के बाद और बहुत सारी साजिशों से निमटते हुए आज हम सही सम पे जा रहे हैं। और इस वक्त क्योंकि हमारे पास लीडरशिप भी ऐसी है जिसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है और एक काबिल भरोसा है, ठीक है ना। अब रही बात ये कि पिछले 20 सालों से जिस तरह इंडिया ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ था, अफ़गानिस्तान हमारे ख़िलाफ़, वहाँ से लोग आ रहे हैं,
ईरान हमारे ख़िलाफ़, वहाँ से लोग आ रहे हैं। यहाँ पे चाइना भी कुछ इतना ज़्यादा खुश हमसे नहीं था, और रशिया तो यकीनन जब अफ़गानिस्तान के अंदर हुआ है, हमने अमेरिकन अलाई बन के जो उनके साथ किया वो भी यकीनन, तो उस वक्त हम चारों तरफ से घिरे हुए थे और सब हमारे दुश्मन थे। लेकिन आज 1962 की जो साइनो इंडियन वॉर थी, उसके बाद से पहली बार चाइना ने जो अपना रोल इलाके में प्ले किया है, उसकी एक बुनियादी वजह है क्योंकि अमेरिका के हम पहले भी अलाय रहे। एक ज़माने में सीटो और सेंटो, साउथ ईस्ट एशिया की ऑर्गेनाइजेशन जो होती थी, उसमें पाकिस्तान था, सेंटो में भी था, और 71 की वॉर के अंदर अमेरिका ने सिर्फ लफ्जी सपोर्ट किया है कि हमारा 7वां फ्लीट शिप आ रहा है, 7वां बहरी बेड़ा आ रहा है और पाकिस्तान की मदद करेगा, कोई मदद नहीं हुई प्रैक्टिकली। आज ये है कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और वो इस खतरे में अमेरिका का असर रसूख को कम से कम करना चाह रहा है। ठीक है। और अमेरिका ने हमेशा हमें क्या, जो भी उसका अलाय रहा है उसके साथ उसने धोखा किया। आप मिडल ईस्ट में देखें, अरबों के साथ जिस तरह वो खेल रहा है और जिस तरह एक रास्ता दे रहे हैं इनको, इजराइल को, और एक ग्रेटर इजराइल को वो करके आप देखें कि इस वक्त हमारी जो गल्फ में जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज थी वो सारे एक दूसरे रास्ते पे चल पड़े। ठीक है। अच्छा, इसमें सर ये कितना इम्पोर्टेंट है, अभी रिसेंटली लद्दाख में जो भारत को शिकस्त हुई है, और वो भारत जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ा हमेशा से जारहाना हिकमत अमलिया बनाता था, चाइना के आगे वो बिल्कुल ज़ेर होके रह गया। और इसी दौरान ईरान ने जब पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया और चीन की तरफ हाथ बढ़ाया, तो ये कितना इम्पैक्ट डालेगा उस पर? देखिए, ये इस वक्त अब मैंने 4 माह पहले अपने एक प्रोग्राम में इस बात की प्रेडिक्शन दी थी, बल्कि 5 माह पहले, जी, कि जो अफवाज अमेरिका की यहाँ से अफगानिस्तान से निकल रही है, ठीक है, इंडिया ने उन्हें ऑफर किया था लद्दाख पे बेस देने के लिए। सही, ठीक है ना। और मैंने उसी वक्त कहा था कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है और चाइना कभी भी ये नहीं होने देगा। तो इससे कब कि अमेरिका अपना बेस वहाँ पे कायम करे, चाइना ने फौरन लद्दाख की तरफ पेशकदमी की, ठीक है, और जो 8 फिंगर्स थी जी, उनमें से 4 फिंगर्स के ऊपर चाइना आ गए, और ये गलवान वादी जो है वो पूरी की पूरी इनके पास है। और इंडियन फोर्सेस इतनी बेबस नज़र आ रही कि उनके कह रहे हैं कि 20 लोग, लेकिन अगर जो हकीकत कही जा रही है वो कहे 250 फौजियों को मारा है, और कोई एक चाइनीज फौजी जख्मी तक की खबर नहीं है। इसमें अदनानी साहब आपकी तरफ आऊँगा, क्या समझते हैं कि इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान जहाँ पे इस वक्त डोमिनेट कर रहा है, CPEC एक तरफ है, दूसरी तरफ चाबहार का जो ये मेन प्रोजेक्ट था वहाँ से भारत आउट हो चुका है, पाकिस्तान के लिए कितना ये सूदबंद साबित होगा? और इन फ्यूचर चूँकि कोरोना की वजह से मैशियत हमारी वैसे ही डाउन हो चुकी थी, तो क्या कोई मुस्तकबिल करीब में हमें पॉजिटिव साइन नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, इसको लोकल पर्सपेक्टिव में नहीं, एक आलमी पस मंज़र में देखना पड़ेगा। पहली बात तो मैं राइट ऑफ द बैट ये कह दूं कि जो लोग भी ये कहते हैं कि CPEC नहीं चल सकेगा या उसमें कुछ मामलात हैं, तो लेट इट बी नोन कि CPEC जो है वो $900 बिलियन वन बेल्ट वन रोड का एक छोटा सा हिस्सा है, और ये पूरा मामला है वर्ल्ड डोमिनेंस चाइना के लिए। एंड चाइना इज स्ट्रेचिंग इट्स टेंटिकल्स ऑल ओवर द मिडल ईस्ट, अफ्रीका। उसने मुख्तलिफ पोर्ट्स वहाँ हासिल कर लिए हैं। आप देखेंगे कि जीवनी में भी वो एक सेटअप करते हैं, डिबूटी में उन्होंने अपना एक सेटअप कर लिया है, और अल्टीमेटली वो यहाँ सारे नेवल अपनी प्रेजेंस डाल देगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसलिए भी है कि चूँकि ये चाइना के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिहाजा इसको सिर्फ पाकिस्तानी पस मंज़र में देखना एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। लिहाजा पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला तरक्की की राहों में ही जा रहा है। तकलीफ़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और हर बड़ा मुल्क जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनता है उसको ये सारी तीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। नॉनदलेस हम देखते हैं कि चाइना ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स की हैं। 60+ बिलियन $US का ये पूरा CPEC का मंसूबा है। और एक और बात ये भी है दैट कि चाइना ने एटलीस्ट 6 या 7
वर्ल्ड बैंक और IMF के तर्ज पे मुख्तलिफ बैंक्स कायम कर दिए हैं जिनके पास $1 लाख बिलियन से ज़्यादा फंड मौजूद है और वो वेरियस अपने प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा. तो इट्स अ ग्लोबल डोमिनेंस गेम एंड CPEC इज जस्ट वन लिटिल पार्ट ऑफ इट. So China can never compromise all this and see either Iran or Pakistan lose. फारूक डाडी साहब, जिस तरह अदनान साहब ने बताया कि ये एक सिर्फ आप इसको पाकिस्तान के तनाजुर में ना देखें, आलमी सतह पर अगर आप देखें तो ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर मनसूबा है. फिर इन्होंने जो चाइना का जो फ्यूचर है और जो वो प्लान कर रहा है वन बेल्ट और वन विजन के वन रोड के हवाले से, तो उसमें पाकिस्तान का अमल दखल बहुत इम्पॉर्टेंट होगा. ठीक है, और उसी सिनेरियो में हमें इसको देखना चाहिए. आप देख रहे हैं जो हमारे यहाँ थोड़ा सा कुछ लोग डिमोटिवेट हो रहे थे इस पॉइंट को लेके कि शायद CPEC की वजह से कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा हमें नहीं होगा, चाइना को ज़्यादा होगा. अब चाइना जो कि लिंक कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट के साथ, तो जब चाइना इंटरनेशनल मार्केट की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी उसके साथ लीड करेगा. तो पाकिस्तान का रोल कितना कलीदी होगा इसमें? देखिए, पाकिस्तान का रोल इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वजह ये है कि आप देखिए अमेरिकन जो एटॉमिक बैरी बेड़ा जो है वो साउथ सी के अंदर आ चुका है, और ताइवान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये सब मिल के, और एवन वियतनाम, ये सब मिल के चाइना के अगेंस्ट एक इन्होंने नेक्सस बनाया है कि उसने अगर वहाँ पे अगर इन्होंने चाइना को ब्लॉक किया तो चाइना के लिए फिर यही एक रास्ता रह जाता CPEC का. ठीक है ना. और आप देखिए CPEC की इम्पोर्टेंस कि अगर यूरोप से या मिडल ईस्ट से कहीं से अगर कोई शिपमेंट आती है जी, तो अगर वो CPEC के थ्रू आती है तो 28 दिन की मुसाफत उनकी कम हो जाती है. अगर वो साउथ सी की तरफ से अगर लेके जाए, जो पहले अभी भी साउथ सी की तरफ से जा रहा है यहाँ से. और अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि अगर अमेरिका और ये सब मिल के अगर चाइना का रास्ता वहाँ रोकने में कामयाब खुदा ना खास्ता होते हैं, ठीक है, तो यही चाइना के बाद एक रास्ता रह जाता है. और आपने ये देखा कि चाइना ने लद्दाख में क्यों एक्सेस किया. जब चाइना ने ये महसूस किया कि इंडियन फोर्सेस जो है वो गिलगित और बल्तिस्तान में एक्सेस कर जाएंगी और इन्होंने भाषा डैम और CPEC के रोड को रोकना है, तो चाइना ने इंटरवीन करके वो आके बैठ गया कि इंडिया को मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा. ठीक है ना. तो जाहिर बात है इन तमाम चीज़ों में पाकिस्तान की एक इम्पोर्टेंस है. और आप देखें स्ट्रेटेजी की तरीके ये जो चिकन नेक कही जाती है ना, हिमाचल प्रदेश, आपका भूटान, नेपाल और ये सारे, ये अगर चाइना ने इसको दबो दिया तो फिर इंडिया के लिए इसी से जुड़ा सवाल डाडी साहब के इंडिया खुद इस वक्त उसकी जो अपनी रियासतें हैं वहाँ पे बगावत हो रही है, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा इंडियन आर्मी जो है वो उनके जो सोल्जर्स हैं वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं. ठीक है, उनके अपने हालात सही नहीं है, माली तौर पे वो डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं. तो कितना ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान के लिए ये एज हासिल होगा पाकिस्तान को कि वो इंटरनेशनली अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करे. चाइना चूँकि पाकिस्तान के साथ खड़ा है, अमेरिका को, रशिया को, इनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए पाकिस्तान के पास ये एक अच्छा मौका नहीं है. देखिए, इस वक्त पाकिस्तान, मैंने पहले भी कहा कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बहुत अच्छा जा रहा है पाकिस्तान, और एक सही स्टर्न पे, सही डायरेक्शन पे पाकिस्तान जा रहा है. वजह इसकी ये दो वजूहत है कि आपकी लीडरशिप इस वक्त जो मुल्क की है, मकसद इमरान खान के मातहत जो हमारी एक चल रही पॉलिसी, कि पाकिस्तान डे वन से एक पुरअमन मुल्क है और एक पुरअमन तौर पे रहना चाहता है. पिछली बार भी आपने देखा कि जब पाकिस्तान के साथ जारियत हुई तो इमरान खान ने कहा कि मैं, और अमन के तौर पे उन्होंने उनके पायलट को भी वापस कर दिया, दुनिया को बताया कि हम जंग नहीं चाहते, हम पुरअमन रहना चाहते हैं. लेकिन अगर हम पे हम पे अगर जारियत होती है तो यकीनन फिर हम मजबूर है. और अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि अगर चाइना की वॉर होती है तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट 100% है, क्योंकि इस वक्त वो हमारी हेल्प के लिए वो आगे निकला, उसमें उनका अपना भी इंटरेस्ट है. ये नहीं है कि, अब आप देखें कि इंडिया के अंदर जो बेस्ट आर्मी थी कौन थी, एक गोरखा और दूसरी सिख रेजिमेंट, ये दो उनकी बेस्ट थी. अब जो गोरखा ने कह दिया 80,000 फौजी उनकी इंडियन आर्मी में लड़ते थे. ठीक है, अब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने जो अपने नक्शे जारी किए हैं, क्या कहते हैं, नेपाल ने, उसमें उन्होंने बिहार को भी अपने अंदर शामिल कर लिया है. ठीक है, अदनान साहब आपकी तरफ आऊँगा. कितना इम्पोर्टेंट है अगर हम ग्वादर पोर्ट की बात करें और
चाबहार की बात करें जो कि बिल्कुल एक तो एक ही समंदर पे लगते हैं, और फिर कराची, तो ये तीनों मिलके पाकिस्तान को आलमी मंदी तक एक तो रसाई मिलेगी, दूसरा जैसे पहले ही आपने कहा कि चाइना चूँकि इंटरनेशनली इसको प्लान कर रहा है, तो कितना एक तो आलमी तनाजुर में आपने बता दिया, चूँकि लोकली हम इसको बार बार इसलिए फोकस कर रहे हैं कि थोड़ी सी मायूसी थी आवाम में कि शायद पता नहीं चाइना हमसे ज़्यादा वो कर रहा है, जिस पे बाजवा आसिम सलीम बाजवा साहब ने भी कहा कि हम सरमायादारी से की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि हम कर्ज लेंगे। तो कितना हमारी इकोनॉमी को बेहतर करेगा और इंटरनेशनल इमेज कितना बेहतर होगा हमारा? देखिए जी, जिस तरह के मेरे मोअज़्ज़ज़ सर ने बताया, डाडी साहब ने, कि पाकिस्तान एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है। ठीक है, आई वुड से द सेम अबाउट ईरान एज वेल। ठीक है, ईरान और पाकिस्तान दोनों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैप एंजॉय करते हैं, ठीक है, और अगर ये दोनों मिल जाएं, ये इत्तेफाक की बात है कि ये होना ही था। ठीक है, ये जो अब आप देख रहे हैं कि चाबहार और गवादर मिल गए, ये होना ही था, ठीक है, क्योंकि ईरान ने अपनी जितनी भी वार्म विशेस एक्सटेंड की टुवर्ड्स इंडिया थ्रू ठीक है, ट्रेड एंड ठीक थ्रू है, बाटर एंड थ्रू ठीक है, ऑयल, वो सब रिजेक्ट हो गई। और उसकी सही, वजह ये भी है कि अमेरिका ने इंडिया को बहुत प्रेशर किया कि आप ईरान से मुख्तलिफ चीज़ें मनवाएं। लेकिन कमिंग बैक टू पाकिस्तान, पाकिस्तान की इकॉनमी अगर बिल्कुल अलग करके भी देखें, ठीक है, तो सी पैक की वजह से इट इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट एनर्जी कॉन्डुइट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल और एनर्जी का एक रोड मैप यहाँ से रखा जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल और एनर्जी का जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट है सी पैक, और इस पे मज़ीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही है सी पैक के हवाले से। पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है इस वक्त, और एशिया में इस वक्त भारत जो है वो तन्हाई का शिकार है, आलमी तन्हाई का शिकार है। इसी पे बात करेंगे। अदनान साहब, ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे कि ख़ास तौर पे सी पैक जो है वो इस वक्त सिर्फ एक सी पैक नहीं, चूँकि चाइना मिल के आलमी जो मंडी है वहाँ तक लेके जा रहा है पाकिस्तान को, तो कितना इसका एक तो हमारी इकॉनमी के वाले से आपने बताया स्ट्रेटेजिकली, और ख़ास तौर पे चूँकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भारत है, तो वो भी अपनी साजिशें करेगा। उन साजिशों को कैसे हम ख़त्म करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात समझने की ये है कि जो भी इस खत्ते में या आप ग्लोबली देखते हैं जी, बुनियादी तौर पे एक लैंड मास है और एक ओशन का सारा एरिया है। ठीक है, इन दोनों की डोमिनेंस की ये जंग है। ठीक और है, इंडियन ओशन ख़ुद भी बहुत प्रोमिनेंट है, ऑब्वियसली एक ट्रेड रूट है। जितने भी पोर्ट्स अगर आप ऑब्जर्व करें जो चाइना ने ले लिए हैं या वो इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग है, ठीक है, चाहे वो अफ्रीका का डिबूटी पोर्ट है या हम्बनटोटो है श्रीलंका का, ठीक है, वो सारे के सारे जो हैं वो इसी एक लड़ी और एक कड़ी का हिस्सा है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी और किस तरह उसको इंडिया क्या चाल चलेगा, वो डेफिनेटली ईरान में भी डिस्टर्बेंसेस करेगा। ठीक है, देखें जी, ईरान में इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रेजेंस है और था, ठीक है, और उसने अपने वहाँ हिमायती भी पैदा कर लिए होंगे, सही, और वो उसी किस्म की हरकतें कर सकता है जो कि उसने बलूचिस्तान और फाटा में की ठीक हैं। है। इस पे मजीद बात कर लेते हैं। भारतीय साजिशें कैसे नाकाम होंगी और चार बहार रेलवे मनसूबे से भारत का इनखला। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब सियासी अमूर, माशी अमूर और सफारतकारी के अमूर पे गहरी नज़र रखते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा भी है, और हमेशा पाकिस्तान के इमेज को, सॉफ्ट इमेज को बिल्ड करने में अपना किरदार अदा करते हैं। बेग साहब, क्या समझते हैं पाकिस्तान इस वक्त डोमिनेट कर रहा है खित्ते में, और ख़ास तौर पे भारत की जो साजिशें हैं वो नाकाम होती जा रही हैं, एक एक करके उनकी जो कड़ियाँ हैं वो टूटती जा रही हैं। चाइना इस वक्त एक मुसीबत बना हुआ है भारत के लिए। आप क्या समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों में पाकिस्तान के लिए जो तरक्की के इम्कानात हैं और इंटरनेशनली लॉबिंग करने के जो चांसेस हैं वो कितने बढ़ गए? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। हमेशा बीइंग ए मुस्लिम हमारा ये बिलीव है कि जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उसमें खुद गिरते हैं। जब दूसरों के लिए आप बुरा सोचते हैं तो आपके साथ भी बुरा होता है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इसमें जो हुई है।
जिसके अंदर 4 बाहर से जो है भारत आउट हो गया। नहीं तो अगर 4 बाहर से ये आउट नहीं होता भारत, तो पाकिस्तान की मिसाल एक सैंडविच की तरह हो जाती जो दो दुश्मनों के दरमियान। 4 बाहर के अंदर इंडिया ने ईरान के साथ ये मुआहदा किया था, जिसमें उनके मोदी साहब खुद ईरान तशरीफ लाए थे और अफगानिस्तान के थे। इरादा इनका ये था कि उसमें $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके वो 4 बाहर को डेवलप करेगा। वहाँ की जो बंदरगाह है उसकी मैनेजमेंट उसके पास होगी और वहाँ से एक रेल रोड जो था उसको अफगानिस्तान लेके जाएगा। अगर ये चीज़ हो जाती तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होता, क्योंकि इंडिया को एक्सेस मिल जाता जिसका वो एक्सेस लेने के लिए तड़प रहा है, और अफगानिस्तान का जो था पाकिस्तान पे इंहिसार कम हो जाता है। अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि चाइना ने अमेरिका की परवाह किए बगैर 400 बिलियन का एक समझौता किया है ईरान के साथ, जो आने वाले वक्तों के अंदर पूरी इनकी तेल की खपत जो है वो जाएगी, ईरान जाएगी और चाइना जाएगी, और चाइना जो है वो ईरान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करेगा। और यही वजह है कि जब उनको पैसा फराहम करेगा चाइना, तो चाइना ने इसको आउट कर दिया है 4 बाहर से। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए बहुत अरसे बाद, कि भारत को एक बार फिर जो है अपने मजलूम जो जाइम थे उसके अंदर उसको बिल्कुल बेग साहब सही कह रहे हैं आप, और एक एक करके भारत को हर महाज पे शिकस्त हो रही है। इस पूरे तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि काबुल कुछ सोचेगा? और वो हमेशा से पाकिस्तान ने तो काबुल की हिमायत भी की है हर सतह पे, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इन फ्यूचर वो कुछ पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव सोचेगा और इंडिया का जो मकरूहा चेहरा है उसको वो समझने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ और चाइना के साथ खड़ा होने की कोशिश करेगा? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बतलाऊं कि इंडिया जो था वो किसी तरीके से डोमिनेट करने के लिए अफगानिस्तान को अपने साथ $1 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है अफगानिस्तान के अंदर। हालांकि आप अगर देखें कितनी गुर्बत है लोगों को, मगर उन लोगों के ये था और किसी तरीके से वहाँ पे अपना डोमिनेशन किया जाए अफगानिस्तान में, ताकि पाकिस्तान को 2 जगहों से डिस्टर्ब किया जा सके, 2 सरहदों से किया जा सके। अब वहाँ पे सिनारियो चेंज हो रहा है, क्योंकि अब वहाँ पे अमेरिकन फौजें जो जा रही हैं वहाँ से, और अमेरिकन फौजों के जाने के बाद वहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देखेंगे कि तालिबान जो हैं वो गवर्नमेंट का एक पार्ट बनेंगे। ठीक है। तो जब तालिबान बनेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ वो ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो इंशाल्लाह इनका बिल्कुल जो असर रसूख है वहाँ पे इंडिया का आने वाले वक्त में वहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि तालिबान, बल्कि इंडिया को जो सबसे बड़ा डर है वो ये है कि तालिबान ने कई बार ये कहा है कि अब हमारी अफगानिस्तान की प्रॉब्लम ख़त्म होने आ रही है, अमेरिकन फौजें जा रही हैं वहाँ से, और अब हमारा नया हदफ जो होगा, जो कश्मीर के साथ मुसलमानों के साथ इंडिया ज्यादती कर रहा है, हम उसके लिए कश्मीरियों के लिए आवाज़ रेस करेंगे, और ये इंडिया के लिए एक नाइटमेयर है। सर बेग साहब, इसी के साथ साथ बड़ी दिलचस्प और अच्छी खबरें आती जा रही हैं। कल ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो है वो हसीना वाजिद साहिबा से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, कश्मीर के हवाले से भी बात हुई है। इस पूरे सिनेरियो में जहाँ लद्दाख में चीन ने भारत को शिकस्त दी, फिर ये जो चाबहार वाला मंसूबा है, यहाँ भारत को मुंह की खानी पड़ी, और प्लस बांग्लादेश के हवाले से भी भारत अपना इन्फ्लुएंस कायम करने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किया कि टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इस पूरे सिनेरियो को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, बड़ी अच्छी मूवमेंट है, एक आइस हमारी ब्रेक हुई है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ अर्से से ताल्लुकात हमारे इतने अच्छे नहीं थे बांग्लादेश के साथ जो हमारे होने चाहिए, और इंडिया इससे फ़ायदा उठा रहा था। अब ये हुआ है कि ये कॉल जो हुई है इससे आइस ब्रेक हुई है, और मुझे उम्मीद है कि इस वक्त पाकिस्तान के अगर हम विजिट करते हैं वज़ीर ख़ारजा वगैरह वहाँ पे जाके, तो हमारे ताल्लुकात में बड़ी बेहतरी आएगी। देखिए, बांग्लादेश को हम उनको हमेशा गुड लक विश करते हैं, हम वो तरक्की करें, हमें उससे बड़ी खुशी होगी। और अब ये हो रहा है कि देखिए, सिर्फ बांग्लादेश नहीं, नेपाल को भी आप ले लें, श्रीलंका को भी देख लें, इंडिया के ताल्लुकात जो हैं अब वो ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं रीजन के जो दूसरे ममालिक हैं उन सब के साथ। उसकी एक वजह जो है मैं आपको बतलाना चाहूँ, जो नाज़रीन जो सुने, कि हो ये रहा है कि अमेरिका को जो है उसने इंडिया से कहा है कि जी मैं तुम्हें यहाँ का इस इलाके का चौधरी देखना चाहता हूँ, और लद्दाख में भी जो प्रॉब्लम हुई है उसके अंदर इंडिया को पूरी इनकी बैकिंग हासिल है अमेरिका की। और इस वक्त इंडिया जो है वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अमेरिका को खुश करने के लिए हर एक से पंगा जो है इस इलाके में ले रहा है, और आप देख रहे हैं कि आइसोलेट हो रहा है।
जैसे मैंने अपने कॉलम में ये तहरीर किया, आने वाले वक्त में इंडिया और अमेरिका जो हैं वो आइसोलेट हो जाएंगे, और ये जो खास तौर पे न्यू डेवलपमेंट हुई है इसके अंदर पाकिस्तान, चाइना, ईरान और टर्की तक हम पहुंच के यूरोप तक हमें एक्सेस मिलेगा। ये एक ग्रुप के अंदर आ जाएंगे जिसमें रशिया भी शामिल होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने। फारूक डाडी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बेग साहब लाइन पे रहिएगा, हम उनसे भी जानते हैं। इंडिया बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है डे बाई डे। वो पहले कोशिश करता था इस पूरे खित्ते का चौधरी बनने की, और आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी साजिशें जो हैं वो नाकाम होती जा रही हैं। इस पूरे अमल को किस तरह देख रहे हैं फारूक डाडी साहब? देखिए, हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि इस वक्त मोदी जैसा बंदा इंडिया में हुक्मरान मौजूद है, और उसके होते हुए हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और जो इंडिया के साथ मतलब उसने बजाय ये कि वो इंटरनेशनली इंडिया को फोकस करता जी, उसने वो सारी चीज़ें अपनी तवानाई इंटरनली मुस्लिम का फसादात पे लगा दिया, जितने ठीक भी है। एंटी हिंदू उन चीज़ों में वो लग गए। ठीक। और यहाँ तक कि उन्होंने आर्टिकल 370 नाफिज करके अपने अतराफ़ के ममालिक को भी नाखुश किया। और यही एक वजह है कि चाइना ने जब देखा कि ये लद्दाख जो है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है, तो इस वजह से अब ये इंडिया की जो एक तरह से जो इनको जो डैमेज हुआ है, ठीक है, मुझे लगता है कि इसको बहुत साल, इनको एटलीस्ट 2 डिकेड्स लगेंगे रिपेयर करने में, क्योंकि वो अमेरिका पे तो आप कभी ज़िंदगी में भरोसा कर ही नहीं नहीं सकते। ठीक वो है, तमाम ममालिक जिन्होंने अमेरिका पे बेस किया है आज उनका हशर देखे थे, ठीक है, है ना। तो आज मैं ये समझता हूँ कि इंडिया अमेरिका पे बेस कर रहा है, अमेरिका ये सिर्फ लिप सर्विस उसके साथ कर रहा है, उसको फंसा दिया है ठीक है। लद्दाख में और गलवान वैली में उसकी फौजें फंसी हुई हैं। फारूकी साहब, आप कितना अहम समझते हैं? एक तो ये कि इस वक्त लॉबिंग कितनी ज़रूरी है इंटरनेशनली, पाकिस्तान को किस हद तक लॉबिंग करनी चाहिए ताकि ये जो कि ग्रिप बन रही है, एक नया इत्तेहाद सामने आ रहा है, अमेरिका कमज़ोर हो रहा है, चाइना सामने आ रहा है, फिर इस पूरे हित्ते में चूँकि अमेरिका का सबसे स्ट्रॉन्ग इत्तेहादी जो होता था वो इंडिया था। इंडिया भी अपना असर सुख जो छोटे ममालिक थे उन पे आहिस्ता आहिस्ता करके चूँकि वो एक्सपोज हो चुका है और अपनी ग्रिप खो रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त क्या खारजा पॉलिसी पे या इंटरनेशनली क्या लॉबिंग करनी चाहिए ताकि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मुल्क साबित हो? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपका जो परसेप्शन है एज अ नेशन, एज अ स्टेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और नंबर 1 पाकिस्तान को ये करने की ज़रूरत है कि वो अपने इंटरनल मामलात को भी देखे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट कंट्रोल, एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ करप्शन, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ों को देखे। सूदमंद बनाए पाकिस्तान यहाँ के हालात, मामलात, ताकि यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में, इसको अब कोई नहीं रोक सकता। उसकी वजह यह है क्योंकि CPEC और ये सारे मामले जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान ने इतनी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन अडॉप्ट कर ली है। इनफैक्ट पूरा वन बेल्ट इनिशिएटिव में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ही पाकिस्तान का। ठीक है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। बेग साहब, क्या कहेंगे इस वक्त पंपियो का भारत को चीन पर इंहिसार कम करने का उन्होंने मशवरा दिया है, और वो कह रहे हैं कि आप जो चाइना की मसनूआत हैं उनको कम करें। नहीं, देखिए, ये अमेरिका ने से कहा है, इंडिया से कहा है कि आप जो हैं इन्हिसार कम करें चाइनीज उसके पर। उनका, अमेरिका का कहना यह है कि अगर चाइना की मईशत को तबाह खराब करते हैं हम, तो उससे चाइना जो है वीक होगा। मगर चाइना माशाल्लाह बहुत स्मार्ट प्लेयर है, उसको अगर एक अमेरिका की मार्केट गई है और कुछ अगर उसको थोड़ी सी मार्केट उसकी चाइना उसकी इंडिया की भी जाती है, तो अफ्रीका की पूरी मार्केट उसको मिल रही है। और अब आप देख रहे हैं कि चाइना को 4 बार के थ्रू जो है यूरोप तक जो है वो एक्सेस हासिल हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि इंडिया को एक जगह पे नहीं, कई मुकाम पे मुंह की खानी पड़ी है। बलूचिस्तान में उसने जो कुछ इन्वेस्टमेंट की वो उसकी फेल हो गई। कराची में उसने जो कुछ इन्वेस्टमेंट की, आपको पता है मैं किसके तरफ इशारा कर रहा हूँ, वो उनके हाथ से फेल हो गई उनकी। और अब उसने जो ये इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर की थी कि पाकिस्तान को किसी तरह नुकसान पहुंचाए, वो भी उसकी अब नाकाम हो गई है। और जब इंसान 3-4 जगह से नाकाम होता है तो वो बुखला जाता है, जैसे मोदी इस वक्त जो है वो बुखला गया है। अब देखिए, ऐसे में हमने क्या करना है? हमें देखिए, इस वक्त अगर कोई चीज हमारी जो वीक पोजीशन है या वीक विकेट है हमारी, वो हमारी मईशत है।
आजकल कोई मुल्क किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मगर अगर उसकी मुल्क की मईशत जो है वो वीक है तो वो मुल्क जो है खुद अपना नुकसान करता है। हमें इस वक्त चाहिए कि खुदारा हम अपनी मईशत पर बहुत ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जीडीपी जैसे आपने इस बार देखा हमारी -4 के अंदर गई है। तो हमें अपनी मईशत पे तवज्जो करना चाहिए। और यहाँ पे मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से भी कहूँगा कि खुदारा तमाम डिफरेंसेस को बुला के सर झुका के बैठें और एक जो है चार्टर ऑफ मईशत जो है वो साइन करें कि मईशत में हर पार्टी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, वो नून हो, वो जमात इस्लामी हो, वो एमक्यूएम हो, वो हुकूमत को सपोर्ट करेगी ताकि हमारी मईशत जो है दोबारा से अपने पैरों पे खड़ी हो सके। ठीक है फारूक डाडी साहब, सी पैक की अगर हम बात करें तो उस पर हमारी तमाम सियासी जमातें जो है वो मुत्तफिक हैं। अभी जो सेनेट की कमेटी का जो इजलास हुआ तो उसमें उन्होंने सी पैक के हवाले से बड़ा एतमाद का इजहार किया और जो हमारी अस्करी क़यादत है उस पर भरपूर भरोसा। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, वज़ीर ख़जाना साहब की बात करते हैं, तो वहाँ पे सियासी जमातें एक दूसरे को सपोर्ट करने को तैयार नहीं। जिस तरफ बेग साहब ने भी इशारा किया कि मैशियत आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप जंगें भी लड़ सकेंगे। तो ये कितनी ज़रूरी है? देखिए, जहाँ तक मईशत का ताल्लुक है तो आपने पिछली 2 हुकूमतों का जो दौर आपने देखा जी कि मुशर्रफ अगर $33 बिलियन का कर्जा छोड़ के गया था तो 2 हुकूमतों ने 10 साल के अंदर उस कर्जे को $94 बिलियन तक ले गए, ठीक है ना। और पिछली हुकूमत का वजीर ख़जाना जिस तरह मईशत के अंदर और खातों में जो हेर फेर और जो अपनी कारीगरी करके, और जब सारा पैसा यहाँ से नसवारी मौजूद से हट रहा हूँ लेकिन मईशत के हवाले से बात कर रहा हूँ कि सारा पैसा यहाँ से बाहर भेजने के बाद वो खुद यहाँ से फरार हो गया। कभी किसी मुल्क में देखा है कि वजीर ख़जाना, सर्विंग वजीर ख़जाना मुल्क छोड़ के भाग जाए? तो देखिए ये चीज़ें जो है अब हमारे कैसे हम एक पेज पे आएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हम उसी वक्त आ सकते हैं यकीनन। असल में कुछ हमारे मुल्क के कवानीन में कुछ ऐसे फ्लॉज हैं, ठीक है, जो हुकूमत अगर हाथ डालती वो उनका सहारा ले लेते, इससे ऑर्डर ले लेते। तो ये चीज़ अब देखिए, चाहे कोई कुछ भी कर ले, पाकिस्तान जिस सन पे जा रहा है इसको कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पे यकीनन हमारे यहाँ बहुत ऐसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो आई है जो पाकिस्तान में गड़बड़ फैलाने के लिए, वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम इन सब से निपट लेंगे। ज़र्ब अज़्म में आपने देखा उन तमाम फोर्सेस को एलिमिनेट कर दिया गया, ठीक है, और हम इंशाल्लाह ताला इस पे हम आगे बढ़ेंगे और सब एक ही पेज पे आएंगे। राना साहब, कुलभूषण के मामले पर आलमी अदालत के फैसले पर अमल के लिए पुरज़्म है, तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है ऐसा। तो क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान अच्छा अमल कर रहा है? बिल्कुल, देखिए जी, इंटरनेशनल लॉ की अहमियत बढ़ती जा रही है और जैसे कि मैंने परसेप्शन मैनेजमेंट की बात की, उसमें एक अहम किरदार है कि आप इंटरनेशनल लॉ की पासदारी करें। ऑब्वियसली हर कंट्री का एक इंटरेस्ट होता है, लेकिन पाकिस्तान अगर उनको कौंसिल रसाई देता है और इसको नरमी से डील करता है तो वो उसका प्रेरोगेटिव है। वक्त कम है, बेग साहब आखिरी पॉइंट आपका कुलभूषण के हवाले से, पाकिस्तान का जो दफ्तर खारजा इस वक्त काम कर रहा है, क्या समझते हैं कि ये अच्छा गेस्चर है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि कुलभूषण का आपने जिक्र किया तो इसका ताल्लुक भी 4 बार से निकला था, जैसे आपको पता होगा कि 4 बार में बेस करता था और वहां से एक नेटवर्क चला रहा था दहशतगर्दी का, और ये पूरे पाकिस्तान, बलूचिस्तान और कराची हर जगहों पे इसके, और इसके हाथ जो हैं हमारे पाकिस्तानियों के, अवाम के, मासूमों के खून से रंगे हुए हैं मतलब। और ये जरूर है कि ठीक है, जब हम एक दुनिया में एक कम्युनिटी होती है तो आपको इंटरनेशनल लॉस की भी वो करनी पड़ती है। मेरे ख्याल है इसमें कोई नहीं है कि अगर इसको एक्सेस मिलता है और कौंसलर एक्सेस दिया जाता है जो आपकी इससे मिलते हैं, मगर एक चीज मतलब हमें बहुत क्लियरली वाज़ेह कर देना चाहिए कि ये हमारा दुश्मन है, इसके हाथ रंगे हुए हैं और इसके साथ हम कोई रियायत नहीं बरतेंगे। ठीक है, कुलभूषण हमारा दुश्मन है और इसके हाथ जो है वो खून से, मासूम पाकिस्तानियों के खून से रंगे हुए हैं, इसको इस तरह इजाज़त नहीं देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। फारूक डाडी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अदनान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दूसरे प्रोग्राम्स की तरह ये प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। हमें आपके फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। इनसाइड पाकिस्तान, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।